नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गूगल स्टडी पॉइंट पे। आज से हम अपने चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th मैथमेटिक्स। क्या 10th मैथमेटिक्स, जिसका आज फर्स्ट एक्सरसाइज और फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा नंबर सिस्टम है। क्या है? नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती, जिसका आज हम थ्योरी कवर करेंगे। जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज का आज हम थ्योरी कवर करेंगे, जो कि फुल डिटेल के साथ होगी। क्या होगी? फुल डिटेल के साथ होगी। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि समय टू समय आपको वीडियो मिलता रहे। ये क्या सा चैप्टर स्टार्ट होने जा रही है? संख्या पत्ती। क्या है? संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम। यही जो एक्सरसाइज है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, जिसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो क्या है? संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम। इंग्लिश में उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम और हिंदी में संख्या पत्ती। चलिए, इसका परिभाषा हम देखते हैं। इसका परिभाषा है गणित की एक ऐसी शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समुचित अध्ययन करते हैं, संख्या पत्ती कहलाता है। कह रहा है कि गणित की एक ऐसी शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समुचित अध्ययन करते हैं, संख्या पत्ती कहलाता है। संख्या पत्ती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। यानी गणित की एक ऐसी शाखा जिसमें हम अलग अलग प्रकार के अनेकों संख्याओं का अध्ययन करते हैं, समुचित अध्ययन अलग अलग सब प्रकार के संख्याओं का, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? वो संपूर्ण क्रिया क्या कहेगा हमारा? संख्या पत्ती कहलाएगा यानी नंबर सिस्टम। संख्या पत्ती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया। यानी कि संख्या पत्ती में जितनी भी संख्या उपयोग होती है उसे कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया। जो कि हमारा ए नंबर है वो है हमारा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। बी है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। चलिए, इसको एक एक करके हम फुल डिटेल के साथ जानते हैं। ए नंबर था हमारा कि वास्तविक संख्या। क्या था? वास्तविक संख्या। ये है हमारा ए नंबर, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल नंबर। इसका हम विद डिटेल देखते हैं। वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक हो यानी पॉजिटिव हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या? वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक हो यानी पॉजिटिव हो, वो वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है 3 का वर्ग क्या होता है? एग्जाम्पल हमारा हो जाए 3 -5 1/3 √3 2.7। देखिए, जैसे 3 का वर्ग क्या होता है? +9। क्या होता है? +9। जैसे कि हम लिखते हैं तो 9 ही, लेकिन क्या हो जाएगा? वो प्लस में पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। -5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है। जैसे देखिए, -5 का वर्ग क्या बोल रहा है? -5 का वर्ग यानी -5 का स्क्वायर। तो वो क्या होता है हमारा? -5 गुने -5, ये माइनस माइनस कट जाएगा और 5 गुने 5 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। इसलिए ये भी हमारा क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। उसके बाद कह रहा है 1/3। देखिए 1/3 का वर्ग क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 यानी कितना होगा? 9। तो 1/9 ये भी क्या है? हमारा पॉजिटिव मान है, तो ये भी वास्तविक संख्या होगा। √3, तो देखिए √3 का वर्ग क्या होता है? 3 होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3 गुने क्या? √3, तो ये क्या होगा? रूट से रूट हट जाता है और 3 एक निकल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हमारा पॉजिटिव मान हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। 2.7, तो देखिए 2.7 का वर्ग क्या होता है? 7.29। क्या होता है? 7.29, तो ये भी क्या है? हमारा पॉजिटिव मान है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा वास्तविक संख्या होगा। दूसरे शब्दों में देखिए, दूसरे शब्दों में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय इत्यादि संख्याएं आती है, जिन्हें वास्तविक संख्या माना जाता है। देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को भी वास्तविक संख्या कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम किस किस तरह की संख्याओं का अध्ययन करते हैं। वो हमारा होता है प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह के अनेक प्रकार के इत्यादि संख्याएं आती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ये रहा हमारा वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल, उदाहरण, उसका पूरा डिटेल के साथ। अब देखते हैं हमारा बी नंबर, जो कि हमारा काल्पनिक संख्या है। क्या है? बी नंबर है हमारा काल्पनिक संख्या, जो कि हमारा इमेजिनरी नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इमेजिनरी नंबर। तो देखिए, वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक होती है। क्या है? वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक होती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। देखिए ऊपर के, जैसे कि हमने अब ऊपर बताया है कि वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसका वर्ग क्या होता है? धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव। यहाँ पे कह रहा है वैसी संख्या जिसका वर्ग
ऋणात्मक होती है यानी नेगेटिव, यानी यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सेम उल्टा हुआ। वास्तविक संख्या का क्या होगा, उल्टा हो गया हमारा काल्पनिक संख्या, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्याओं का कोई निश्चित मान नहीं होता। यहाँ पे देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि काल्पनिक संख्याओं का कोई निश्चित मान नहीं होता। ये मान अपरिवर्तित भी हो सकता है, परिवर्तित, ये सब होते रहता है। क्या होगा, काल्पनिक संख्या का कोई निश्चित मान नहीं होता है। दूसरे शब्दों में जिस संख्या का रूप √-a के जैसा हो वह काल्पनिक संख्या होती है। क्या, वैसी संख्या जिसका रूप क्या हो, √-a के जैसा हो। यहाँ पे देखिए √-a के जैसा हो वो हमारा काल्पनिक संख्या होगा। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा √-2, तो देखिए इस तरह के फॉर्म में है हमारा, किस तरह के फॉर्म में, इस तरह के √-a के फॉर्म में है। जैसे कि √-2, √-3, √-1/4 और √-2.8, ये सब क्या हो गया हमारा, ये सब √-a के जैसा है, तो ये सब हमारा क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा। क्या होगा, काल्पनिक संख्या। ये रहा हमारा काल्पनिक संख्या का एग्जाम्पल, उदाहरण, उसके साथ डिटेल पूरा हमने बताया, उसका डिफिनेशन भी। अब यहाँ पे आते हैं हम 2 नंबर पॉइंट पे, जो कि हमारा है भिन्न। क्या है, भिन्न, यानी इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं हम फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में पढ़ते हैं भिन्न। देखिए इसका एग्जाम्पल, उदाहरण, इसका यानी डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो वैसी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी गई हो तथा जिसका हर एक हो, क्या हो, एक ना हो, उसे हम भिन्न कहते हैं। सॉरी, एक ना हो। वैसी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी गई हो तथा जिसका हर एक ना हो उसे हम भिन्न कहते हैं। देखिए जैसे कि हम अभी यहाँ पे संख्या लिखते हैं हम, जैसे कि 1/2, ये क्या हो गया, 1/2, तो ये ऊपर वाला हमारा क्या होगा, अंश होगा। क्या होगा, ऊपर वाला अंश होगा, और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, हर होगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, हर होगा। तो यही जो हर है हमारा वो क्या हो, हमेशा एक ना होगा, तभी ये हमारा क्या होगा, भिन्न होगा। वही हम लिखे यहाँ पे, वैसी संख्या जिसका अंश और हर के रूप में लिखी गई हो तथा जिसका हर एक ना हो उसे हम भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, 3.2, 7/6, 12/13, 5/6 इत्यादि। ये सब देखिए, इस सब में किसी के हर में भी क्या है, हमारा 1 नहीं है, तो ये सब क्या, हमारा भिन्न का एग्जाम्पल, यानी फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ये इन्हीं चीज़ों को हम भिन्न कहते हैं। इसके साथ हम भिन्न को खत्म करते हैं। अब आते हैं हम अपने 3 नंबर पॉइंट पे, जो कि हमारा है पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। इसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं इंटीजर। क्या पढ़ते हैं, इंटीजर, INTEGER, जो कि 3rd नंबर पॉइंट है हमारा पूर्णांक। इसको देखते हैं। तो कह रहा है हमारा कि वैसी संख्या जिसका हर हमेशा एक होती है उसे हम पूर्णांक, सॉरी यहाँ पे पूर्ण अंक नहीं होगा, पूर्णांक कहते हैं। क्या होगा, पूर्णांक कहते हैं। वैसी संख्या जिसका हर हमेशा एक होती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। वैसी संख्या जिसका हर हमेशा एक होती है। देखिए यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट समझिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट समझिए कि अभी हमने आपको भिन्न में बताया है कि वैसी संख्या जिसका हर हमेशा एक हो ना हो, क्या हो, हर एक ना हो। लेकिन पूर्णांक में क्या कह रहा है कि वो ऐसी संख्या जिसका हर हमेशा एक होती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होती है। क्या होती है, यहाँ पे एक नोट की तरह लिखा हुआ है कि पूर्णांक संख्या क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होती है। एग्जाम्पल देखिए, पूर्णांक का जो हमारा एग्जाम्पल होगा, इनफाइनाइट से लेके डॉट 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 होते होते -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेके फिर हम इनफाइनाइट, यानी अनंत, माइनस अनंत से लेके क्या हो जाएगा, प्लस अनंत तक। ये सब क्या होगा, हमारा पूर्णांक का एग्जाम्पल होगा। इन सारी चीजों में क्या, बाटा में हमारा 1 आता है, यानी हर में हमारा 1 आएगा, इसलिए ये सब क्या होगा, पूर्णांक। जैसा कि हमने इसका डिफिनेशन में बताया भी है कि वैसी संख्या जिसका हर हमेशा एक होती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो आप इस चीजों को चेक करके देख लीजिए, ये सब का क्या होगा, हर में हमेशा 1 आएगा, ये सब क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक। इससे इधर वाला देखिए, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक। ये सब क्या है, यहाँ तक आएगा ऋण पूर्णांक, और ये सब क्या है हमारा धन पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव। चलिए अब इसको हम छोड़ते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, जो कि हमारा 4 नंबर है, विभाजकत्व। क्या है, विभाजकत्व, यानी डिविजिबिलिटी। क्या है, डिविजिबिलिटी। इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और इंग्लिश में पढ़ेंगे विभाजकत्व, जो कि हमारा 4 नंबर पॉइंट है। इसको हम देखते हैं विद डिटेल के साथ। कह रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत जब किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल प्राप्त होते हैं तो इसके अनुसार निम्नलिखित पद प्राप्त होते हैं।
हमारा कह रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत जब किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल प्राप्त होते हैं तो इसके अनुसार निम्नलिखित पद प्राप्त होते हैं। वो क्या प्राप्त होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये पद प्राप्त होता है। जब लंबी विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत जब हम किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही हमें प्राप्त होता है। जैसा कि हमने नीचे लिखा भी है, जहां ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य होगा, बी बराबर क्या हो जाएगा? भाजक होगा, क्यू बराबर क्या होगा? भागफल होगा, और आर बराबर शेषफल होगा। यानी ये वो फॉर्मूला हुआ जैसा कि हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, वही वाला हमारा ये फॉर्मूला है, जो कि ये अब अलग फॉर्म में आ गया। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखिए यहाँ पे एक नोट है कि जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0, क्या आर बराबर 0, तो ए बी से पूर्णतः विभाज्य है, तब ए को बी का गुणज या अपवर्तक कहते हैं, जबकि बी को ए का अपवर्तक कहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है नोट हमारा कि जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर का मान क्या हो? 0 हो, आर का मान जब 0 हो तो ए बी से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी ए जो हमारा होगा वो बी से हमारा क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। तब ए को बी का क्या कहेंगे? गुणज कहेंगे। ए को बी का गुणज या अपवर्तक कहते हैं, और जबकि बी को ए का हम अपवर्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तक कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अगर हम 4 से भाग देते हैं 12 को तो क्या आएगा? हमारा 3 आएगा। क्या होगा? 4 को अगर हम भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं कितना को? 12 को, तो हमारा शेषफल क्या आएगा? 3 आएगा। वही आएगा कि 4 भागा 12 बराबर 3। तो जहाँ 4 क्या हो जाएगा? हमारा भाजक। भाजक क्या होता है? जिससे भागा दिया जाता है, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा? हमारा भाजक। 12 क्या हो जाएगा? भाज्य, यानी भाज्य वो होता है जिसमें भाग दिया जाता है। 3 क्या हो जाएगा? हमारा भागफल होगा। 3 क्या होगा? हमारा भागफल होगा, और 0 क्या हो जाएगा? हमारा शेषफल होगा। देखिए अगर 4 से हम 12 को भागा को देते, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम 12 में भागा देते कितना से? 4 से, तो क्या होगा? कई मर्तबा में कटेगा? ये 4 तिहाई 12, 12 से 12 हमारा यहाँ पे कट गया, तो ये शेषफल हमारा कितना है? 0 आया। और ये क्या होगा? हमारा 3 यहाँ पे क्या हो गया? ये भागफल हो गया। ये 4 क्या हो गया? हमारा भाजक हो गया, और ये 12 क्या हो गया? हमारा भाज्य हो गया। क्या हो गया? भाज्य हो गया। यही यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे आ गया है। देखिए यहाँ 4 को 12 का अपवर्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? 4 को 12 का अपवर्तक कहेंगे, जबकि 12 को 4 का गुणज या अपवर्तक कहेंगे। यहाँ पे जो भी हम लिखे, यहाँ पे जो वहाँ पे हम क्या कहेंगे? 4 को 12 का अपवर्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? 4 को 12 का अपवर्तक कहेंगे, जबकि 12 को 4 का गुणज या अपवर्तक कहेंगे। ये रहा हमारा, इसको भी ये यहाँ पे खत्म होता है। अब उसके बाद देखिए 5 नंबर पॉइंट पे हम, जो कि हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा एल्गोरिथम। क्या है? एल्गोरिथम। ये नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट है जो हमारा एल्गोरिथम है। क्या है? एल्गोरिथम। इसको हम देखते हैं। एल्गोरिथम कहता है कि गणित में किसी समस्या को हल करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं को चरणबद्ध रूप को एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कह रहा है कि गणित में किसी समस्या को हल करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं के चरणबद्ध रूप को एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके हम एल्गोरिथम कहते हैं। जब हम गणित में किसी समस्या को हल करते हैं तो हम उसमें क्या अपनाई जाती है? एक चरणबद्ध प्रक्रिया, जो कि लगातार एक ढंग से मैथ को बनाते हैं, उस तब जाके वो क्या होगा? हमारा प्रॉब्लम का समाधान होता है। तो वो संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहेगा? हमारा एल्गोरिथम कहेगा। यही हमारा पॉइंट था कि एल्गोरिथम क्या होता है। चलिए इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा 6 नंबर है। वो कह रहे हैं प्रमेयिका या लेमा। क्या? प्रमेयिका या लेमा। यही हमारा 6 नंबर पॉइंट है, प्रमेयिका या लेमा। इंग्लिश में इसको लेमा ही बोलते हैं और हिंदी में लेमा बोलते हैं। तो इसको देखिए, कह रहा है कि अंक गणित में एक ऐसा कदम, क्या? अंक गणित में एक ऐसा कदम जो स्वयं सिद्ध हो। क्या? अंक गणित में एक ऐसा कदम जो स्वयं सिद्ध हो तथा जिसकी सहायता से सॉरी यहाँ पे कदम नहीं होगा, कथन होगा। क्या होगा? कथन होगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गया है। ये हमारा क्या होगा? कदम नहीं होगा, यहाँ पे कथन होगा। क्या होगा? कथन। ये होगा कथन। इस चीज को आप थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे कथन होगा। क्या होगा? कथन। हाँ, अंक गणित में एक ऐसा कथन जो स्वयं सिद्ध हो। क्या हो? जो स्वयं सिद्ध हो तथा जिसकी सहायता से दूसरे कथनों या समस्याओं को सिद्ध या हल नहीं होगा, हल होगा,
हल किया जाता है प्रमेयिका कहलाता है। देखिए प्रमेयिका उसे कहते हैं हम जो कि अंकगणित में एक ऐसा कथन होता है जो स्वयं सिद्ध होता है। क्या होता है? जो स्वयं सिद्ध होता है, पहले से वो सिद्ध होता है। अब हम उसका सहायता करके क्या करते हैं, हम दूसरे कथनों को, दूसरे मैथों को हम क्या उसको हम सॉल्व करते हैं, तो वो सब हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा प्रमेयिका कहलाता है या लेमा कहलाता है। ये 6 नंबर पॉइंट भी यहाँ पे खत्म होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि 7 नंबर के रूप में है कि यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम या लेमा। क्या है हमारा 7 नंबर पॉइंट है, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम या लेमा। इसको भी देखते हैं हम। कह रहा है यूनान के दार्शनिक यूक्लिड ने अंकगणित में दो पूर्णांकों से संबंधित एक लेमा का प्रतिपादन किया। क्या? यूनान के दार्शनिक यूक्लिड ने अंकगणित में दो पूर्णांकों से संबंधित एक लेमा का प्रतिपादन किया जिसे यूक्लिड का विभाजन लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे यूक्लिड का विभाजन लेमा कहते हैं। इसके अनुसार दो पूर्णांकों ए तथा बी के लिए क्यू तथा आर इस प्रकार प्राप्त होता है। क्या होता है? इसके अनुसार दो पूर्णांकों ए तथा बी के लिए क्यू तथा आर इस प्रकार प्राप्त होता है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ हमारा। क्यू कैसे प्राप्त होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कैसे होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से ग्रेटर देन आर, क्या 0 से बड़ा होता है आर और बी से छोटा होता है। क्या होता है? 0 से बड़ा होता है आर और बी से छोटा होता है। यही हमारा यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम है, जो कि क्या है कि यूनान के दार्शनिक यूक्लिड ने अंकगणित में दो पूर्णांकों से संबंधित एक लेमा का प्रतिपादन किया जिसे यूक्लिड विभाजन लेमा कहते हैं। इसके अनुसार दो पूर्णांकों ए तथा बी के लिए क्यू तथा आर इस प्रकार प्राप्त होता है। इस चीजों को ए बी और क्यू तथा आर को किस प्रकार ऐसे प्राप्त होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में प्राप्त होता है, जहाँ क्या होता है 0 से बड़ा आर होता है और बी से छोटा होता है। अब देखिए हेयर, यहाँ ए बराबर क्या होगा भाज्य, बी बराबर क्या हो जाएगा भाजक, क्यू बराबर क्या हो जाएगा भागफल और आर बराबर शेषफल। ये जैसा कि हमने ऊपर भी बताया, इसको एग्जाम्पल में देखिए। जैसे कि 32 क्या हो जाएगा हमारा, 32 को अगर हम भाग देंगे 7 से तो क्या हो जाएगा, वो 4 मरतब में कटेगा और 4 हमारा शेषफल होगा। वही है यहाँ पे हमारा कि 32 बराबर 7 गुने 4 प्लस 4। ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है, जो कि वो हमारा लेमा है यूक्लिड का। उस पर 40 क्या हो जाएगा 10 गुने 4 प्लस 0। यहाँ पे बराबर नहीं होगा, सॉरी 0 होगा। 10 गुने 4 बराबर प्लस 0। यहाँ पे 37 है, अगर 37 होगा तो उसमें हम 50 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 50 गुने 0 प्लस 37, 19 रहेगा तो क्या हो जाएगा 9 गुने 2 प्लस 1। ये ऐसा भाग आपको आता होगा। जैसे कि अभी हम चलिए एक बता देते हैं यहाँ पे क्या, जैसे कि हम यहाँ पे 32 क्या होगा, 32 को हम भागा देते हैं कितने से, जैसे कि 7 से। यही हमारा 7 से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 चौका 28। क्या होगा 7 चौका 28। ये कट के हमारा क्या आ जाएगा, इसमें से 12 में से 8 जाएगा तो ये 4 और ये कट जाएगा। यही पे हमारा, यही हम यहाँ पे आपको दिखा रहे थे। ये क्या हो जाएगा 7 गुने 4 प्लस 4। ये हो जाएगा 7 गुने 4 प्लस 4। इसी तरह वो सब है, उसको आप समझ लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अब जो कि हमारा 8 नंबर है कि यूक्लिड विभाजन लेमा की सहायता से दो संख्याओं का मसा ज्ञात करना। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होगा कि यूक्लिड विभाजन लेमा की सहायता से दो संख्याओं का मसा ज्ञात करना। इसको देखते हैं। यदि a और b दो पूर्णांकों के लिए, क्या यदि a और b दो पूर्णांकों के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में जब r बराबर 0 हो तो b को a तथा b का मौसा माना जाता है। देखिए यदि a और b दो पूर्णांकों के लिए, क्या a और b दो पूर्णांकों के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में जब r बराबर 0 हो तब हम b को a का तथा b का मौसा, तो b को हम क्या कहेंगे a तथा b का मौसा कहेंगे। क्या कहेंगे b को हम तब क्या कहेंगे a तथा b का मौसा माना जाता है। अर्थात देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में जब r बराबर 0 हो, क्या हो a बराबर बी क्यू प्लस आर में जब r बराबर 0 हो तो मौसा ए बी, क्या मौसा ए बी, यानी ए बी का मौसा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बी का मौसा b हो जाएगा। देखिए यहीं तक हमारा लास्ट पॉइंट था जो कि अब खत्म हो रहा है। एक पॉइंट ये लास्ट वाला थोड़ा हम एक मिनट और समझाते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि यदि a और b दो पूर्णांकों के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में जब r बराबर 0 हो तो b को a तथा b का मौसा माना जाता है। क्या b को a तथा b का मौसा माना जाता है। देखिए जैसे कि हम भाग देंगे किसी संख्या को तो a बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो अगर r वहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा तो b का मान हमारा क्या होगा a और b का वही हमारा मौसा हो जाएगा। क्या होगा a और b का हमारा मौसा होगा। आगे इसको हम जैसे कि हम मैथ का एग्जाम्पल बताएंगे तो वो उसमें ये अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। इसके साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है यहाँ पे, और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आने वाले समय में हम इससे भी अच्छे वीडियो का
वीडियो देंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपको स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा एंड आपके एग्जाम में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।